हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा 2025 का जो आखिरी बैच है P2I, वो अब शुरू होने वाला है, हो चुका है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे 21 तारीख यानी कि आज से वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। तो भाई, जब तक अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये सत्र जो है ये शुरू हो चुका है। हालांकि पहली क्लास जो होती है वो इंट्रोडक्शन क्लास होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप इससे अभी नहीं जुड़ सकते, पर ये बैच आखिरी है। इसके बाद और कोई बैच अब नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। और हम जानते हैं कि 2025 के अटेम्प्ट में अब समय बहुत कम रह गया है, तकरीबन 210 दिन के आसपास जो है अब इस बैच में बाकी हैं, अब इस एग्जाम में आपके पास बाकी हैं। तो अब एक बड़ा सवाल जो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा वो ये है कि यार, अगर मैं अब तैयारी कर रहा हूं और मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, तो अपने इस परीक्षा के लिए 2025 के अटेम्प्ट के लिए मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। भाई, मैं देना चाहता हूं, मैंने सोच लिया है, या देना चाहती हूं, मैंने सोच लिया है। मैंने डिसीजन ले लिया है, सब कुछ कर लिया है, सेट है बिल्कुल। लेकिन अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं है। अब सवाल यह आता है कि मेरे पास अगर अब से लेकर बचा हुआ ही समय है, जो कि आदर्श नहीं है, मैं खुद ही कह दूं, आपको 6 महीना पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन अब चलिए, नहीं करी तो नहीं करी। सवाल यह आता है कि अगर आप अब शुरू किया है आपने तैयारी, तो अब जो है इसका क्या किया जाए, इस तैयारी को कैसे ट्रैक पर लाया जाए, विषयों को शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाए। एक बड़ा सवाल जो है वो हमारे सामने ये आता है। तो इस पर मैं आपसे अगले 10 मिनट में चर्चा करूंगा। एक छोटा सा, हालांकि इसको मैं कोई ऐसा स्टडी प्लान तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करें, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आखिरी बैच है भाई, और उस पर लग गई है दिवाली सेल। अब आने वाली है दिवाली, भाई बहुत बड़ा त्योहार है, तो दिवाली के लिए एक फेस्टिवल सेल आई है। उसमें आपको ये आखिरी बैच जो है ये आपको अब मिल जाएगा आज तक के सबसे सस्ते दाम पर। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 17,999 में ये बैच मिल जाएगा। 21 तारीख यानी कि आज सुबह 8 बजे से बैच शुरू है, 23 तारीख तक ये सेल वैलिड है। आप इससे जुड़ सकते हैं और AJ लाइव कोड लगाकर। वैसे भी याद रखिए 2025 का अब इसके बाद आपको केवल क्रैश कोर्स मिलेगा। तो अगर आप 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आखिरी मौका है, तुरंत जुड़ जाइए। चलिए, अब आते हैं भाई इस चर्चा पर कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये जो एक बड़ी समस्या वाली बात है। तो देखिए, UPSC की परीक्षा में कुछ ऐसे मूल विषय हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, उनको आप ना छोड़ें। मैं आपसे आग्रह फिर से करूंगा, उन पे भी आपको बताऊंगा। तो भाई, कौन कौन से वो विषय हैं? एक हो गया इतिहास, एक हो गया भूगोल, एक हो गया आपका पॉलिटी यानी कि राजव्यवस्था, और एक हो गया आपका अर्थशास्त्र। मेरा विषय, अपना ही विषय भूल गया मैं। इन 4 विषयों को कहा जाता है आमतौर पे बिग 4, कि भाई ये 4 तो बड़े विषय हैं, ये आपको करने ही हैं। इनके साथ मैं एक और ऐड करूंगा जो मेरे विचार में है, पर्यावरण। तो ये जो बिग 5 हैं, ये बिग 5 में से कोई भी विषय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपने हाथ ही ना लगाया हो। भाई देखिए, मैं समझता हूं कि आप कहेंगे सर फिर तो ये सब कुछ ही हो गया, आपने कह दिया सब कुछ ही पढ़ लो, तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल लॉजिकल बात है। मेरा पॉइंट ये है, इनमें से भी, जैसे अगर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, तो जब मैं पढ़ाई करता था, हालांकि तब से अब तक पेपर बहुत बदला है, उसका जो पेपर का तौर तरीका है उसमें काफी परिवर्तन हमको देखने को मिले हैं। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मेरे को इतिहास में बड़ा कम इंटरेस्ट था। मैं आपको अपना बताता हूं, मेरे को तो मैं क्या करता था, इतिहास में मैं मॉडर्न यानी कि आधुनिक तो अच्छे से पढ़ के जाता था, क्योंकि आधुनिक सरल भी होता है, थोड़ा आपने बचपन से स्कूलों में पढ़ा होता है। वो स्पेक्ट्रम की किताब आती है, वो काफी हो जाती है उसके लिए, तो या फिर आप बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़ लो, तो सोर्स सही है। लेकिन मैं क्या करता था, जो मध्यकालीन है उसको तो मैं पूरी तरह से छोड़ देता था। मध्यकालीन मुझे लगता था मेरे को आता भी नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं छोड़ देता था, ठीक है। प्राचीन भी मैं थोड़ा सा पढ़ता था। तो इस तरह की रणनीति आप बना सकते हैं कि मान लीजिए आपको इतिहास में समय कम लग रहा है, कुछ जटिल लग रहा है, तो मध्यकालीन अगर आपको लगता है कि यार बहुत मुश्किल लग रहा है, तो इसको आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह की चॉइस आपको लेनी है। मेरा, जब मैं इन 5 विषयों को लिखता हूं तो मेरा पॉइंट यह है, इन 5 विषयों में से कोई भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में तो आपको कुछ भी नहीं पता। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा ऐसा हुआ है कि जब जैसे पिछले साल पूरे इतिहास से मिला के केवल 9 सवाल आए थे,
ठीक है, अर्थशास्त्र से 13-14 सवाल आमतौर पे आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि अचानक इतिहास पे 20 सवाल आ जाए या 22 सवाल आ जाए, या पर्यावरण से 19 सवाल आ जाए, या फिर भूगोल से 20 सवाल आ जाए। ऐसा अक्सर हो सकता है। इन पांचों में से किसी एकाध से 20+ सवाल आ सकते हैं। और यार अपनी तकदीर पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मालूम चला जिस सब्जेक्ट को आप छोड़कर गए उससे 20 से ऊपर सवाल आ गए, तब तो यार आपके सिलेक्शन की संभावना जो है वो नगण्य हो गई कि नहीं हो गई? एक तरह से आपका नहीं ही होगा, ये आपने तय कर लिया है। तो इन पांचों में से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपने, मतलब इन पांचों में से ऐसा कोई भी एक विषय नहीं होना चाहिए जिसकी आपको हवा ही नहीं लगती कि यार ये क्या है, कुछ भी नहीं पता। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हां, ये कर सकते हैं, जैसे भाई इकोनॉमिक्स मेरे को पसंद है तो इकोनॉमिक्स को मैं बहुत अच्छे से करके जाऊंगा। आपको अगर इतिहास थोड़ा कम पसंद है तो आप यह कर सकते हैं कि इतिहास में जो भाग आपको अच्छे से पसंद है उसको कर लो, बाकी चीजों को थोड़ा कम कर लो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। भाई और कुछ नहीं हो रहा आपसे तो चलो कोई बात नहीं, मध्यकालीन की जो एनसीईआरटी है बस उसको ही पढ़ लो यार, कोई बात नहीं। तो क्या होगा इससे, मान लो मध्यकालीन से 6 सवाल आते हैं, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 6 सवाल आते हैं, आप अच्छे से पढ़ते शायद आप सारे 6 कर पाते। आपको नहीं आती ढंग से, आप केवल अब बिल्कुल पढ़ के नहीं जाओगे तो 0 लाओगे। केवल एनसीईआरटी भी पढ़ के चले गए तो ये आप दावे के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि इन 6 में से कम 3 तो करके आ जाओगे। मानते हो कि नहीं मानते? या चलो 3 ना सही 2 तो करके आ जाओगे। बेटा हर एक सवाल महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही अर्थशास्त्र में अगर आपको लगता है कि यार बात अब समझ में नहीं आता यार, तब भी एनसीईआरटी पढ़ लो, थोड़ा सा और जो मैंने यहां वहां यूट्यूब पे पढ़ाया है उसको पढ़ लो, बस ठीक, इतना ही कर लो। इतना ही कर लोगे तो क्या होगा, मान लो अर्थशास्त्र के 12-14 सवाल आते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो इन 14 सवालों में से अच्छे से पढ़ते तो शायद 12 करके आ पाते। इकोनॉमिक्स में से एक आध सवाल तो हर बार ऐसा आता है जो बहुत मुश्किल होता है, किसी से नहीं होता। 14 में से 12 कर लेते हैं बच्चे आमतौर पे जो मैं पढ़ाता हूं उससे, लेकिन तब भी चलो आप 14 में से 12 नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए तो यार 6 सवाल तो करके आ जाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं कर रहे हो? समझ रहे हो? तो इन 5 विषयों से मिलाकर आप मानकर चलिए कि करीब करीब 70 प्रश्न आएंगे, 60 से 70 प्रश्न आएंगे। तो आपको इनमें से कोई भी विषय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी आपको हवा ही ना हो। यह एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात यह आती है कि मान लो जैसे अर्थशास्त्र है या पॉलिटी है, अब पूरी पढ़ने का तो ना मेरे पास समय है ना उतना मेरे को आता है, तो अब मैं क्या करूं? तो आप अब सहारा लीजिए करंट अफेयर्स का। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए होता क्या है, करंट अफेयर्स जो हैं वो हमको जितने इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में लगते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं। करंट अफेयर्स पे जो सीधे सवाल आते हैं वो तो आते ही आते हैं। कई बार क्या होता है, करंट अफेयर्स पे आधारित स्टैटिक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी अभी आरबीआई, मैंने 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया था, आरबीआई ने क्या किया, 4 ऐसे एनबीएफसी थे जिन पर आरबीआई ने दंडात्मक कार्रवाई करी क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज में था। अब आपको यह जरूर पढ़ना है कि आरबीआई का एनबीएफसी पर नियंत्रण क्या होता है। आरबीआई का एनबीएफसी पर नियंत्रण जो है इसके बारे में पढ़ लीजिए। इससे आपको स्टैटिक सवाल भी पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक सवाल पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन से कदम आरबीआई नहीं उठा सकता। ये नहीं पूछेंगे कौन सी 4 कंपनियों पे कार्रवाई करी, वो तो करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, उससे जुड़ा स्टैटिक पूछ लेंगे। या फिर अभी हमको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए सेबी ने नियम बनाए थे, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है यह जान लीजिए। इसमें लोगों के पैसे कैसे डूब गए यह जान लीजिए, यह बहुत जरूरी है। ये सब करंट अफेयर्स है, लेकिन करंट अफेयर्स से सीधा नहीं पूछेगा आपसे स्टैटिक सवाल पूछ लेगा। अभी यूएस फेड ने अपना रेट कट किया, भारत पर दबाव पड़ा रेट कट करने का, तो रेट कट जो होता है, रेट में कटौती, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, एमपीसी क्या होती है, कैसे बनती है, ये सारी चीजें स्टैटिक हैं। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि ये न्यूज में रही। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर पॉलिटी की बात करूं, ऐसे एग्जांपल एक आध पॉलिटी का दे दूं आपको, तो पॉलिटी में क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो भाई राज्य का दर्जा, वहां की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमको पूर्ण राज्य बनाया जाए। राज्य का दर्जा कौन देता है, कैसे बनता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श चुनाव आचार संहिता, ये चुनावों का साल रहा है। चुनाव आचार संहिता अपने आप में बहुत जरूरी है। भारत को नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं, तो सीजेआई की नियुक्ति,
की प्रक्रिया क्या है, कैसे नियुक्त होता है। नाम नहीं पूछेंगे कि नया सीजेआई कौन बनाए, ये नहीं पूछने वाले, पर ये सारी चीजें जो आपके स्टैटिक टॉपिक हैं, ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर्स देखिए, उसमें जो चीजें न्यूज में रही है उसको तो अच्छे से तैयार कर लीजिए बेटा। अगर आपने ये कर लिया, ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में भी होता है। अभी तमिलनाडु का जो स्टेट एंथम है उसको गाने पर विवाद हो गया कि उसमें एक लाइन छोड़ दी गई। तो भाई आपको ये देखना है कि स्टेट एंथम किसने लिखा है। स्टेट एंथम के लिए क्या भारत में कोई कानून है, क्या ऐसा कोई नियम कायदा है जो स्टेट एंथम को प्रिस्क्राइब करता है, उनकी अनुशंसा करता है। बस ये आपको देखना है, सिंपल सी बात है। अगर आपने ये भी कर लिया तो स्टैटिक में से आप मान के चलिए कम से कम 30-35% सवाल जो है वो आपको इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो बेटा जब आप स्टैटिक विषय पढ़ने भी जा रहे हो तो ये एक एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से न्यूज में क्या था, उस चीज का आप पूरा बैकग्राउंड पढ़ के जाइए। ये करके जाओगे तो सीमित समय में भी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा जो 2025 के लिए आखिरी बैच है, जो फास्ट ट्रैक बैच है, ये आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। इस पे फेस्टिवल सेल लगी है। एजे लाइव कोड लगा के 17,999 में मिल जाएगा। याद रखिए 2025 के बैच के लिए ये आखिरी P2I है जिसमें प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस तीनों की तैयारी होगी। इसके बाद ऐसा कोई बैच नहीं आएगा। एजे लाइव कोड लगाकर आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही सुदृढ़ आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।